हमारा जो आज का टॉपिक है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ट्रेनिंग। तो ऑन बोर्डिंग क्या होता है कि मतलब जब एक कैंडिडेट एंटर होता है कंपनी में, तो तब से लेके मिड में अलग चीज ट्रेनिंग वगैरह एंड ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, देन लास्ट में उसका एग्जिट जब वो छोड़ के जाता है, उसमें एक प्रॉपर एक प्रोसेस बनता है। और वो हम एक्चुअल कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे सो दैट कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लाइक कोई ज्वाइन किया तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज होएगी, जब कोई छोड़ के जाएगा तो उसकी भी प्रॉपर एक्चुअल कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट इज अ ऑनबोर्डिंग। तो हम पहले देखते हैं कि ऑनबोर्डिंग है क्या। ऑनबोर्डिंग इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस। तो आप एक लिख सकते हो कि वो एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो इंटीग्रेटिंग है न्यू एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू ज्वाइनिंग से इंटीग्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन का। इट इन्वॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, ओरिएंटेशन, कंप्लाइंस एंड ट्रेनिंग। तो डॉक्यूमेंटेशन यही हो गया कि ज्वाइनिंग का आपका रहेगा सारा, इंट्रोड्यूस रहेगा आपकी कंपनी का, ये सब हमारा उसके अंदर आ जाएगा ऑनबोर्डिंग में। अगर हम ये प्रॉपर एक प्रोसेस बनाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो वर्किंग है वो एक स्मूथ और कॉन्फिडेंट रहेगा ऑफ जो भी हमारा न्यू हायरिंग करते हैं उससे कोई उनको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इट इंश्योर द न्यू ज्वाइनर अंडरस्टैंड कंपनी कल्चर, पॉलिसीज, एक्सपेक्टेशन एंड देयर रोल। तो इसमें कंपनी का हमने कल्चर एक्सप्लेन करना है उनको, उनको पॉलिसीज बताना है, एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है वो भी जानना है, और हमारी कंपनी की क्या है वो भी जानना है, और उनका जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूरेशन ये है कि फ्रॉम ऑफर लेटर एक्सेप्शन टू 30 to 90 days ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो ऑफर लेटर लेने से, मतलब ऑफर लेटर देने से लेकर 90 days तक हम उनके साथ बिल्कुल टच में रहना, उसके बीच में हमारा क्या प्रोसेस रहेगा वो हमें फॉलो करना है। तो ऑन बोर्डिंग आप लोगों ने हेडिंग लिख ली होगी, उसमें जस्ट लिखो इट्स अ स्ट्रक्चर प्रोसेस इंटीग्रेटिंग न्यू एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइज। आप सिंपल इसको कॉमे में लिखो, स्ट्रक्चर प्रोसेस न्यू एम्प्लॉयज, वो तो आप लोग बना ही लोगे जब कभी इंटरव्यू दोगे। तो न्यू एम्प्लॉयज, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, कंप्लायंस, कंपनी कल्चर। बिल्कुल शॉर्टकट में लिखे इसको, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में भी आराम से बैठ के इसके नोट्स बना लो। ओके। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या, हम मतलब इसको ऑनबोर्डिंग एक प्रोसेस बना रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब हमें इसका बेनिफिट क्या है कि हमारी कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। सीधा कोई इंप्लॉय आया और हमने ज्वाइन करा दिया, ऐसा भी चल सकता है कि हम इसके लिए कुछ प्रोसेस बनाए। तो यस, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा बिकॉज ऑफ अगर हम इसका प्रोसेस फॉलो करते हैं प्रॉपर वे में, तो एक अगर मान लो कोई कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉय आया है, उसको आप ऑफर लेटर दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, उसको प्रॉपर फाइल मतलब कंप्लीट हो रही है प्रोसेस, उसके डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं, उसको अपनी कंपनी का कल्चर बता रहे हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। जैसे इनफैक्ट क्या होता है, जब हम मान लो हम न्यू कंपनी में गए हैं और उसको हम कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता रहे हैं, वो क्या हुआ, वो आया उसे कंपनी में आपने बिठा दिया। अब मान लो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को आपने बिठा दिया, अब उसको पता नहीं कि आपका कंपनी का फर्स्ट से लेके 30 के बीच में क्या क्या काम होते हैं। उससे क्या होगा, जो आसपास के कुलीग वाले हैं वो ही उससे काम कराते रहेंगे, लो फोटोकॉपी करना, ये फाइल फिलअप करना, ये करना वो करना। तो उसके 4-5 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। अब आप स्टार्टिंग में उसका के आ रहे उसको दे दोगे, तो वो क्या करेगा, अब उसको पता है कि एचआर ने मुझे फर्स्ट डे ट्रेनिंग करा दी है कि मेरा क्या काम है, तो वो अपने जो के आ रहे हैं वो सामने लगा लेगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने लगाएगा। और उससे क्या होगा कि वो अपने काम प्रॉपर, उसको पता लगे फर्स्ट को मेरा ये काम है, 30 को लास्ट में मेरा ये काम है, मेरा ये रिपोर्ट्स रहती है। तो वो जाते ही अपना काम स्टार्ट कर देगा ना अपना काम, क्योंकि उसको पता लग गया उसका क्या क्या काम है 1 से लेके 30 तक। तो वो आते ही अपना सारा काम स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या रहेगा, एक स्मूथ प्रोसेस रहेगा इनटू द कंपनी, क्योंकि हमने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी, उसकी भी हमने जान ली, कंपनी की पॉलिसी भी बता दी, उसको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी, ट्रेनिंग भी बता दिया, सारा कुछ करवा दिया, जिससे एक प्रोसेस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा स्मूथ प्रोसेस रहेगा। अर्ली एंगेजमेंट एंड फास्टर प्रोडक्टिव, जब हम ट्रेनिंग कराते हैं ऑन बोर्डिंग के टाइम, तो उससे क्या होता है, अर्ली एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्या होगी, वो सबके साथ एक मिक्स हो जाएगा। बिकॉज जब ट्रेनिंग होती है तो हम डिपार्टमेंट में मिलवाते हैं उसको, डिपार्टमेंट में अपने कंपनी के डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है वो हम उसको बताते हैं, उसको 15-20 मिनट या 1 घंटे के लिए वहां छोड़ के आते हैं। तो उससे वो सबके साथ एंगेज हो गया और एक फास्टर प्रोडक्टिविटी होगी, बिकॉज उसको अजीब सा नहीं लगेगा, वो जब वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसका जो काम है वो फास्ट होएगा, बिकॉज जो एचआर ने फर्स्ट डे ही उसको सारा काम समझा दिया है, ट्रेनिंग करवा दी है, डिपार्टमेंट कंपनी में क्या क्या काम होते हैं उसको सारा प्रोसेस आ गया है।
तो वो एक उसका फर्स्ट जब वो अपने डिपार्टमेंट में गया, देन वो काम स्टार्ट करेगा, तो इसके काम में प्रोडक्टिविटी में बहुत फास्ट होएगा, बिकॉज उसको पता चल गया कंपनी क्या है, क्या चीज है, इसको कैसे फॉलो करना है, इसके डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं, मेरे क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे उसके काम में फर्स्ट मतलब बेस्ट रहेगा उसका काम। कंप्लाइंस विद लीगल एंड पॉलिसी अकॉर्डिंग, तो हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसमें हम प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन भी लिखेंगे, लाइक अपॉइंटमेंट लेटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना है। तो आप लोग लिख रहे हो ऑब्जेक्टिव? नहीं लिख रहे? अर्ली एंगेजमेंट कितने सारे टॉपिक बताए हैं अभी। अब एक्सेल से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो हमारी एक्सेल थी, अटेंडेंस, सैलरी, लीव ट्रैकर। अब ये क्या है, जो मैं बोलूंगी वो आपने कैच करना फटाफट, वो वर्ड जो मैं निकाल रही हूँ ना वो लिखने हैं। अब मैंने स्मूथ प्रोसेस में क्या क्या बोला, चलो आ जाओ। स्मूथ प्रोसेस के अंदर मैंने क्या बोला, क्यों स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा? निधि बताओ, बताओ हम स्मूथ स्मूथ प्रोसेस प्रोसेस क्यों में ये आएगा? रहेगा कि जब कोई एम्प्लॉय आता है तो वो मतलब हम उसकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कराते हैं और फिर उसको उसके डिपार्टमेंट में छोड़ के आते हैं, ताकि उसको वहाँ का प्रॉपर कल्चर पता चल जाए कि यहाँ पे कैसे काम होता है। और मतलब वो लोग भी पहचान जाएगा कि हमारा सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, ये सब। उसके डिपार्टमेंट में उसे जाना ही है, उसको अदर डिपार्टमेंट में मिलवाएंगे हम। कंपनी में क्या यस। कल्चर है, पॉलिसी क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर क्या देना। आप देखो ये वर्ड आप लिखोगे ना, अपॉइंटमेंट लेटर बोला है, ऑफर लेटर बोला है, डिपार्टमेंट से मिलवाना है, ये वर्ड हम्म। कब लिखोगे? मैं इतनी सारी चीजें यहाँ मेंशन नहीं कर सकती थी ना पीपीटी में, समझते हो? ये तो मैं यस। एक्सप्लेन, अब ये अब जो ट्रेनिंग होगी ना सारी एक्सप्लेन वाली है। मैंने लिखा जरूर है स्मूथ प्रोसेस, आपको आप स्मूथ प्रोसेस लिखो और उसके सामने एरो बनाइए और लिखो स्मूथ प्रोसेस क्यों होएगा, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, डिपार्टमेंट में हम उसको मतलब ट्रेनिंग, ऑल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग्स, तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन इन फर्स्ट डे, ये आप लिखोगी। मैं इस पे इतनी सारी चीजें नहीं मेंशन कर सकती हूँ ना, तो ये आप लिखोगे, मैं धीरे धीरे चल लूंगी, पर आपने कैच करना है। अब नेक्स्ट एचआर कंप्लाइंस पे होगा, वो भी आपने कैच करना है। अब जो ईएसआई पीएफ चलान है, इनरोलमेंट है, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके स्टेप चलेंगे, कहाँ का गूगल में जाना है, वो ओके है। पर जो ऑनबोर्डिंग, एग्जिट और जो एचआर कंप्लाइंस है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, और जो मैं बोलूंगी उसको प्रॉपर एकदम कैच करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैम को बोला, मैम प्लीज रिपीट करना इस लाइन को, मैं रिपीट कर दूंगी, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है? तो ओके। एक्चुअली क्या, जब मैं आपको ये सारा बताऊंगी ना तो उससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, जब हम ये चीज करने लगेंगे ना कि हमारा फर्स्ट एंड टू एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपका पहले ही कवर हो जाएगा, तो आपको समझना इजी हो जाएगा। ठीक है? अब स्मूथ प्रोसेस क्यों रहेगा, बिकॉज जब वो ज्वाइन आया था तो हमने उसको ऑफर लेटर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एंड देन हमने उसको डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में मिलवाया। ठीक है? सब डिपार्टमेंट में मिलवाया उसको हमने। हमारे कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसको नहीं पता, नहीं को क्या बनता है हमारी कंपनी में, कौन सा प्रोडक्ट, हर कंपनी में कुछ ना कुछ चीज है जो प्रोडक्ट बन रहा है, सेल हो रहा है, कुछ ना कुछ है, सर्विस दे रहे हैं हम उसकी। तो वो प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे बनता है, वो सारा हम डिपार्टमेंट में उनसे मिलवाएंगे। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब ये सर मैंने बोला रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब उसके आगे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो। छोटे छोटे वर्ड लिखना है, एक्सप्लेन तो आप कर सकते हो कोई छोटे, अब अगर आपका जो क्लू होंगे ना कि मैम ने बोला सबसे मिलवाना है, रोल रिस्पॉन्स, तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे ही पढ़ोगे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे उस वर्ड से ही कि मैम हम उसको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। पर अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं बता पाओगे। जैसे निधि ने कह दिया मैम वो जाएगा अपने डिपार्टमेंट में, अपने एचओडी से मिलेगा, अपने आसपास से मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, वो आया ही उसी के लिए, वो तो ऑलरेडी पहले ही मिल के गया हुआ है। जब फर्स्ट डे उसका ट्रायल हुआ था अकाउंट्स में, तो हम उससे मिलवाते हैं ना उसको, तो इसलिए। ठीक है? अब है अर्ली एंगेजमेंट। अब अर्ली एंगेजमेंट तो आपने लिख दिया, तो अर्ली एंगेजमेंट क्या है, वही से अब घूम फिर के वही सब आएगा कि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन ऑलमोस्ट कर देती हूँ एक ही लाइन में कई बार। तो अर्ली एंगेजमेंट क्या है कि हम जब सबसे मिलवाएंगे, अब मान लो कई बार कंपनी ऐसी होती है कि एचआर के पास एम्प्लॉय आया, उसको बिठाया, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करी, एंड देन डिपार्टमेंट में छोड़ आए। अब उस डिपार्टमेंट में जो पर्सन है जो नया आया, उसके बहुत सारे लिंक होते हैं कि कहाँ पे हमने, जैसे होता है ना डिपार्ट, जैसे मान लो एचआर है, अब एचआर ने न्यू ज्वाइनिंग से भी मिलना है, एचआर ने एचओडी से भी मिलना है, एचआर ने एमडी सर से भी मिलना है, एचआर ने सारे एम्प्लॉय से भी मिलना है। पर अगर एचआर जब ज्वाइन कर रहा है उसको सारे डिपार्टमेंट में मिलवाया गया है, तो एचआर को प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि सबसे वो एंगेज हो जाएगा। अगर उसके पहले ही सबसे मिलवा दिया तो उसको, अब मान लो निधि ज्वाइन करी है,
अब निधि को एचआर हेड कहता है कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओ और ये लेके आओ। अब निधि देख रही बाहर निकल के 4 बिल्डिंग है, कौन सा अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ पे, मैं कहाँ जाऊँ, वो तो कंफ्यूज। अब एचआर हेड ने तो लगा दिया, मैं जाओ आप अकाउंट्स में जाओ, वहां पे मिस्टर अशोक है उससे साइन करा के लाओ। अब निधि को कैबिन ही नहीं पता अशोक कहाँ बैठते हैं सर, अकाउंट्स हेड ही नहीं पता, तो निधि कैसे करेगी। निधि तो बस ढूंढती रहेगी बाहर, कहेगी सिक्योरिटी सर अकाउंट्स हेड का डिपार्टमेंट का है, वो कहेगा वो फर्स्ट बिल्डिंग है, यहाँ से राइट जाओ वहां से लेफ्ट जाओ, पर अंगेज कहाँ से, वो भी डर डर के जाएगी। पर अगर एचआर हेड ने उसकी पहले ही ट्रेनिंग करवाई होती, सबसे मिलवाया होता, सारी बिल्डिंग में लेके गए होते, वहां पे सब एचओडी आके सबसे मतलब मिले होते, मतलब जैसे होता है ना आधा घंटा वहां डिपार्टमेंट में रुकवाया न्यू ज्वाइनिंग को, आधा घंटा इस डिपार्टमेंट में, तो सबसे मिलना हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अर्ली एंगेजमेंट, इतनी जल्दी हमने सबसे मिलवा दिया, एंगेज करवा दिया। और अगर सबसे मिली हुई नहीं, एचआर जो एचआर एक्टिव का एग्जाम्पल लेते हैं, तुम जल्दी समझोगे। तो अगर एचआर एग्जेक्टिव सबसे पहले मिला हुआ है और एचआर एग्जेक्टिव को पता है कि मेरा फर्स्ट से लेके 30 के बीच में क्या क्या काम है, तो इससे क्या होगा। अब एचआर आया है, उसके सामने हमने डेस्क पे लगा दिया कि ये आपके काम है। तो भी अब योगेश उसको ये नहीं बोलेगा ना आके, योगेश निधि को ये नहीं बोलेगा कि भाई निधि ये पेपर फोटोकॉपी करा के आना, निधि ये फाइल वहां पे दे के आना। तो निधि निधि कहेगी नहीं नहीं सर अभी थोड़ा रुकिए, मेरा ना फर्स्ट डे, आज मेरा फर्स्ट डे को ये वाला काम है। तो निधि मना कर सकती है, बिकॉज वो कहेगी सर एक्चुअली मुझे मैम ने बताया था एचआर हेड ने कि ये मेरे टास्क है, ये मेरी रिपोर्ट्स है जो आज की डेट में जानी चाहिए शाम को 6 बजे से पहले। तो आप गलत भी नहीं होंगे, आपने अपना मतलब बता भी दिया इशू। तो योगेश जो होगा आपका कुलीग होगा वो बुरा नहीं मानेगा कि भाई इसको तो एचआर हेड ने सारा पहले ही बता दिया क्या क्या काम करना है, मेरा क्या करेगी ये, अब तो मैं इसको मतलब काम ही नहीं, हेल्प नहीं करा सकता, समझ गए। नहीं तो न्यू ज्वाइनिंग को बेचारे को ना पहले हर कोई आसपास वाले लोग काम में लगाए रखते हैं अपने ही, क्योंकि एचआर ने बता नहीं रखा होता, तो बेचारा वो 4-5 दिन अपने ही काम कर रहा होता है। जब 3 महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है उसको निकाला जाता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था, 1 महीना उसका ऐसे ही निकल गया। और एचआर ने पहले ही अपना उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखी है हर डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन वाइज। अब लिखो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट वाइज बनानी है आप लोगों ने, ये पहले ही बना लेना सब डिपार्टमेंट के जैसे मान लो अकाउंट्स हेड है, उसके नीचे अकाउंटेंट है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट्स ट्रेनी है। अभी 4 डेजिग्नेशन अकाउंट्स में, चारों की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बना लो, कोई भी आता है उसका नाम एडिट किया, प्रिंट निकाला, उसको दे दिया, ये आपका टास्क होएगा। ऐसे सेल में सेल हेड है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, सेल एग्जेक्टिव है, वहां पे सेल में कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, कस्टमर केयर हेड डिपार्टमेंट है, तो एग्जीक्यूटिव है, इनके सबके मतलब हर किसी के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बनाओ। जैसे डिपार्टमेंट का कोई आया उसका नाम एडिट किया एंड प्रिंट निकाल के लेटर हेड पे उसको ओरिजिनल दिया एंड फोटोकॉपी उसकी साइन करी, एक्सेप्ट करी, फाइल में लगाया। अब ये नोट डाउन कर लेना, ये काम है आपका, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। मैम एक क्वेश्चन था। हम्म। मैम ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो जब मतलब हम किसी एम्प्लॉय को उसके डिपार्टमेंट में छोड़ के आते हैं, तो ये तो उसके जो भी सीनियर होते हैं वो बताते हैं ना, एचआर बताते हैं क्या? एचआर एचआर मीटिंग करके पहली सेटअप बना लेता है, आप टेंशन मानो, जो आपके एचआर हेड का काम होता है, एचआर हेड का काम होता है वो ऑलरेडी मीटिंग करके करवाता, वो एग्जेक्टिव से ही है, पर वो प्लान कर लेता है कि भाई इस डिपार्टमेंट के 4 डेजिग्नेशन है, प्रोफाइल्स है, अकाउंट्स हेड, अकाउंट्स अकाउंटेंट अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ऐसे ना ट्रेनी। तो वो चारों की प्रोफाइल हेड के साथ बैठ के पहली कॉन्फ्रेंस कॉल में मीटिंग कर लेते हैं कि आपके डिपार्टमेंट की ये मैंने बनाई है, एंड देन आप चेक करो, तो वो कहेगा नहीं इसमें 2 काम और लिखो, ये 2 काम और करेगा, फिर वो अकाउंट्स एचआर एग्जेक्टिव को देगा कि भाई ये एडिट करके इसका प्रिंट निकाल लो या इसको वर्ड में लिख लो, सबके वर्ड में सेव, वर्ड सबसे बेस्ट रहता है। जैसे एचआर हेड लिख के ऊपर रीनेम करके फाइल सेव कर लो, एचआर हेड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जेक्टिव, एचआर एग्जेक्टिव रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी डेजिग्नेशन सेव कर लो, मतलब 15-20 होगी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेशन वाइज, वो आप सेव करके रख लो। तो वो होता है हेड करता है, हेड के साथ बैठ के, हर डिपार्टमेंट हेड के साथ बैठता है और बनाता है। एग्जेक्टिव इसका वो टाइप करके प्रिंट निकाल के फोल्डर बना बना के रखते हैं, पर ड्राफ्ट एचआर हेड और वो करते हैं आपके हेड लेवल पर, आपका काम रहेगा एडिट करना, मतलब फाइल बनाना, डेस्कटॉप पे अपना मतलब फोल्डर बना के सेव करना, सो दैट जब कोई नया न्यू ज्वाइनिंग अकाउंटेंट आता है तो अकाउंटेंट के फोल्डर में जाएंगे, वहां से प्रिंट निकालेंगे, डन। अब इसमें तुम्हें काम, तुम्हारे काम पता लगते जाएंगे सारे, तो वो तुम इसमें लिखना चाहते हो इसमें, तो आप नेक्स्ट पेज बना लो आपका वर्क में, डेली टास्क लिख लो या मंथली टास्क लिख लो, वो उसमें डाले जाओ।
फास्टर प्रोडक्टिविटी, देखो अब इजिली आपको काम पता लग गया, एक से लेके आपको फर्स्ट आया तो फर्स्ट को अटेंडेंस बनानी है, आपको काम पता लग गया तो आप बनाओगे, ठीक है। कंप्लाइंस विद लीगल एंड पॉलिसी अकॉर्डिंग। अब हम ये कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, बिकॉज जब वो ज्वाइन किया तो हमने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब अपॉइंटमेंट लेटर एक पेज का नहीं होता है, वो 5-6 पेज का होता है, ठीक है। तो 5-6 पेज का अपॉइंटमेंट लेटर होगा, और उसमें क्या होगा कि उसमें एक एक पॉलिसी मेंशन होगी। अब उसमें लिखा है कि 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड है, जब हम साइन करवाएंगे उससे तो उसमें लिखा होगा। अब मान लो 3 महीने में एचआर ने निकाल दिया कि भाई हम आपको तो ये काम ही नहीं आता, आपको तो हमने अकाउंटेंट में लगा, आपको तो टैली चलाने ही नहीं आती, आपको अब ये कोई जीएसटी नहीं पता, टीडीएस नहीं पता, तो हम फिर तो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें उसने झूठ बोला कि मुझे सारा आता है, अब 2-3 वो याद करके आ गया था ये चीजें, तो उसने बता के वो क्लियर हो गया। तो वो जब हमने करवाया तो देन उसको कुछ नहीं आता, फिर हमें निकालना पड़ा 3 महीना। तो देन वो आप पे लीगल केस अगर करता है तो उसमें साफ लिखा है कि 6 महीने के अंदर हम निकाल सकते हैं आपको कभी भी, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, कभी भी वहां पे कंपनी वाले आप लोगों को निकाल सकते हैं, कोई भी रीजन देके आपको। तो मैम एक उसमें डाउट सारी है। पॉलिसी आपकी, हाँ बोलो। मैम अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर में क्या डिफरेंस होता है? ऑफर हुआ, ऑफर मतलब मैंने सौरभ को ऑफर दी, आप एज ए एचआर एग्जेक्टिव मेरी कंपनी में ज्वाइन करो, डन। अब मुझे 15 दिन बाद, ये जस्ट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, 15 में कोई आपसे बेस्ट मिल जाता है, 15 दिन बाद ही एक और अच्छा कैंडिडेट मिलता है, उसको सारे काम आते हैं, तो मैं आपकी ऑफर बाद में रिजेक्ट भी कर, जस्ट ऑफर है ये, अपॉइंट नहीं किया, ऑफर। तो मेरे को आपसे बेस्ट मिला, मैंने उसको रख लिया, आपको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सौरभ आपको नहीं कर पाएंगे, किसी वजह से आपको हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो एक ये ऑफर हुआ। अब एक होता है अपॉइंटमेंट लेटर, कि बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, अब वो उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन है, पॉलिसीज है, हर चीज है उसमें, तो वो अपॉइंट हो गया, समझ गए, ये हो गया ऑफर। ऑफर तो हम किसी को भी कर सकते हैं जॉब, समझ गए, ये होता है। तो लीगल कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट लेटर बनता है, उसमें सारी कंपनी की पॉलिसी होती है, सारी टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपकी यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या, आपकी कैजुअल लीव पॉलिसी क्या है, आपकी जो भी जितनी भी आपकी कंपनी की मैंने सारी पॉलिसी लिखवाई है, वो सारी पॉलिसी, हाँ, एग्जिट पॉलिसी, कि जब भी कोई जाएगा 30 डेज का नोटिस देगा, अगर वो नहीं देगा तो उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये लाइन उसमें क्लियरली मेंशन होगा। अगर वो हम अगर वो बिना बताए छोड़ के जाता है और देन वो आपसे सैलरी मांगता है, तो आप उसको बोल सकते हो, आपके साइन है इसमें अपॉइंटमेंट लेटर, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको 20 डेज की जो सैलरी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह हमने कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग काम करना है। इम्प्रूव रिटेंशन एंड रिड्यूस एडिशन। तो इम्प्रूव रिटेंशन, अब इसमें ऑन बोर्डिंग करने से हमारा इम्प्रूव होगा रिटेंशन, यस होगा, बिकॉज हम उसको प्रोसेस के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं, उसको यहाँ के बारे में, कल्चर के बारे में, कंपनी के बारे में एक एक चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे 9:30 का टाइम है, 6 बजे का हमारा टाइम होता है जाने का, और जब भी आपने यहाँ से जाना है, छुट्टी लेनी है, तो आपको 2 दिन पहले लीव सैंक्शन करवानी है अपने हेड से। और हमारी कंपनी में यहाँ पे ये प्रोसेस है, तो इसको फॉलो करना है। जब भी आपने जाना है, जो भी मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है आसपास के कुलीग से, तो आपने पहले एचआर को बताना है, ये नहीं कि आप उससे लड़ने लग जाओ, बहस करने लग जाओ एंड देन हमारे पास आओगे तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो सबसे पहले आपको बताएगा, ओके। एंड वो छुट्टी के लिए जा रहा है तो 2 दिन पहले ये बता देगा, जिससे हेड में और नीचे वालों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, बिकॉज वो एचआर ने उनको एक्सप्लेन किया है कि आप छुट्टी पहले बतानी है। एंड वो छोटी चीजें हैं जो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा हर सिस्टम के साथ, वो जो न्यू ज्वाइनिंग प्रॉपर वे में चलेगा, जिससे क्या होगा, वो जल्दी से जॉब नहीं छोड़ेगा, और वो फर्स्ट डे से ही काम करेगा, क्योंकि आपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जिससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस 90 डेज जो हम ले देखते हैं आफ्टर 1 मंथ या 90 डेज के बाद, उससे क्या होगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस, वो फर्स्ट डे से ही अपने काम पे पूरा फोकस करेगा कि मेरे को 3 मंथ बाद ये रिपोर्ट देनी है, फर्स्ट 1 महीने के बाद ये रिपोर्ट देनी है, तो उसकी रिटेंशन बनी रहेगी। अब मान लो एचआर ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है, सर टुडे आई विल नॉट कम बिकॉज ऑफ फीवर, बिकॉज ऑफ माई आई हैव टू गो, मतलब मैरिज लीव में जो भी होगा, मैरिज में जाना है ना। तो उससे क्या होगा, मतलब वो सारा सिस्टम को फिर हेड कहेगा भाई इसने तो मुझे बताया ही नहीं, और ऑन द स्पॉट सुबह सुबह मैसेज डाल रहा है मैरिज का,
जब उसको पता था मैरिज का है तो उसको 2 दिन पहले बताना चाहिए था। तो ये कौन बताएगा? एचआर बताएगा उसको कि भाई जो प्लान होती है लीव्स वो आपको 2 दिन पहले हेड को बता देना है, सो दैट हेड प्लान कर लेगा कि भाई आज तूने छुट्टी लेनी, इसने छुट्टी लेनी है। समझ के? अब ये कौन बताएगा? क्योंकि इम्प्लॉयज होते बच्चों की तरह ही है। हमने उसको समझाना है कि आप यहाँ का कल्चर ये है कि कोई प्लान छुट्टी है, मैरिज है, फंक्शन है, कोई रिलेटिव आ रहा है, हाँ फीवर हो गया तो देन देखो छुट्टी, आप ऑन द स्पॉट मैसेज डालो, वो भी 8 बजे तक सुबह। ये नहीं कि आप 9:30 का ऑफिस और आप 10 बजे मैसेज डाल रहे हो, वो गलत है। तो ये छोटे बच्चों की तरह आपको उसको ट्रीट करना, उसको समझाना है। तो उससे क्या होगा? हेड के साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, जिससे रिटेंशन हमारी इंप्रूव होएगी। बिकॉज उसको हर चीज बता रखी है हमने कि आपने हेड के साथ लड़ना नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास पहले आएंगे। अगर हमारे पास आएंगे तो हम सोल्यूशन देंगे, पर आप हेड के साथ लड़के हमारे पास आएंगे तो हम कोई सोल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है? तो इससे हमारा इंप्रूव होएगा रिटेंशन, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है बिकॉज वो पहले दिन से ही काम कर रहा है। अच्छा, उसने पूरा फोकस फर्स्ट डे से ही लगा लिया, क्योंकि उसने टिक लगा लगा के वो काम करता है, मेरा ये काम है टिक लगा दो, ये काम है टिक लगा दो, इस तरह वो सारे काम कर रहा है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। हाँ, उसको नहीं पता है तो देन आप 90 डेज की परफॉर्मेंस देखो, वो डाउन होएगा, कंफर्म है। रिड्यूस एट्रिशन। अब रिटेंशन अच्छी है तो एट्रिशन डाउन होएगी। एट्रिशन क्या होता है? जब कोई छोड़ के जाता है तो हमारी एट्रिशन इंक्रीज होती है। रिटेंशन होता है जब हम उसको रिजाइन आया और उसको हमने रिटेन कर लिया। और एट्रिशन हो गया जब कोई छोड़ के जाता है, तो वो इंक्रीज हो रही है। अब हम अभी इंप्रूव है रिटेंशन तो एट्रिशन रिड्यूस है। क्लियर रोल अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। ये सारा वही आएगा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसका रोल क्लियर है और परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहेगी बिकॉज ऑफ एचआर ने उसको सारा बता दिया है। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये सारा लिखने जो इतनी स्मूथ अर्ली, आप मेरे जो मैं बोल रही हूँ ना 1 2 3 पा के काम लिए, आपके सारे काम ही हैं। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कंप्लाइंस लिखेंगे देन एरो बनाएंगे फिर ऐसे नहीं। आप सीधा लिखो स्मूथ प्रोसेस में मैडम ने क्या बोला कि सबसे मीटिंग करानी है, सबसे ट्रेनिंग करानी है, नीचे 1 2 3 पाके लिखे जाओ। ठीक है? ऐसे करके। तो मैंने पहले हम आगे भी करते हैं, फिर हम एक बार रिवीजन करेंगे दोबारा से। पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। अब फर्स्ट इंप्रेशन कौन है कंपनी का? एचआर। जब एक फर्स्ट टाइम कैंडिडेट आता है तो फर्स्ट किससे मिलता है? एचआर से। अगर एचआर ने उसको 20 मिनट्स के अंदर ही उसका इंटरव्यू लिया तो उसको तो बेस्ट लगेगा, प्रॉपर उसको मिला, उससे मतलब सिक फॉर्म फिलअप कराया एंड उसका इंटरव्यू लिया। और अगर उसको क्लियरली बता दे कि आपका भी हमने होल्ड रखा है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ किसी को रिजेक्ट वर्ड मत बोलो कि आपका रिजेक्ट हो गया। उसको बोलो कि हमें जीएसटी एंड टैली उस प्रोफाइल में अकाउंटेंट में चाहिए थी, वो चीज आप में नहीं है अभी आता। मतलब एक रिजेक्ट वर्ड बोलने की बजाय ना कि नहीं नहीं आपका रिजेक्ट हो गया, आप सिलेक्ट ही नहीं हुए, ऐसे डायरेक्ट मत बताओ। उसको बताओ कि उसमें क्या चीज की कमी थी उसके रिज्यूम में, कि भाई हमें अकाउंटेंट चाहिए था, उसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और उसको जीएसटी और वैट्स आना चाहिए। तो वो समझ जाएगा यार मेरे को तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी नहीं है ना जीएसटी आती है। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? ये चीज सीखेगा कि मेरे पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पर मेरे पास जीएसटी नहीं आती है। तो मुझे उस एचआर ने बताया था कि 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जीएसटी आना इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या अपने मतलब सीखने की ट्राई करेगा। तो उसको रिजेक्ट वर्ड बोलने, उसको बता दो कि ये चीज की वजह से आपको आपका रिज्यूम होल्ड हो गया है। होल्ड वर्ड बोलते हो तो होल्ड वर्ड यूज करते हो, रिजेक्ट नहीं बोलते हो। तो आप भी ये ट्राई करो, स्पेशली आपका रिज्यूम होल्ड हो गया है, तो हमारे पास 2 3 कैंडिडेट और है तो हम उन पे उनका इंटरव्यू हो रहा है बिकॉज उनको आता है। बस इस तरह उसको भी पता लग जाएगा कि ये जीएसटी इंपॉर्टेंट है तो मुझे सीखना चाहिए। तो अब आपने इसको क्लियरली सारा कुछ बताया एंड देन उसको बता दिया कि भाई रीजन ये इस वजह से आपका रिज्यूम होल्ड हो गया। और जो दूसरा है उसको आपने 20 मिनट में इंटरव्यू लिया, आपने फर्स्ट राउंड कराया, सेकंड राउंड एचआर हेड से करवाया, थर्ड राउंड हेड जो डिपार्टमेंट का उससे इंटरव्यू करवाया एंड देन उसको ऑफर लेटर साथ साथ दे दिया। फिर देन जब वो उसका 30 डेज के नोटिस के बाद वो जब कंपनी में हमारे पास ज्वाइन किया, हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। अब ये नोट करना है सौरभ, अब मैंने कितनी सारी चीजें बता दी। इसलिए अब ये टाइम, अब जो भी टाइम है ना लिखने वाला टाइम है, पेन चल मैडम के मुंह से कुछ वर्ड निकले बस लिख लो। अब तो लिखने वाला टाइम है। मैं आपको और नहीं बता पाऊंगी आगे, मैं अभी आपको इतना ज्यादा बता दिया ना तो हमारा आगे जाके इजी होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है?
तो हो गया, इससे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया। अब मान लो कोई एम्प्लॉय आता है, कोई कैंडिडेट आया, उसको 4 घंटे बिठा के रखा है एचआर ने, एचआर कह रहा मैं अपनी सैलरी बना लूंगा सेकंड को, फिर मिलूंगा। तो क्या इंप्रेशन बना? कैंडिडेट बेचारा बैठा है 4 घंटे से बाहर बैठा और एचआर मिल ही नहीं रही है। हुआ ना, फिर इंप्रेशन डाउन हुआ। वो उठ के चला जाएगा, यार क्या कंपनी है, 4 घंटे से बिठा रखा है, इतने बिजी है एचआर यहाँ के। और भाई वो बैग उठाएगा एंड अपना चला जाएगा। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ उसको वहां, अब मैं इसका तरीका बताऊंगी कैसे इंप्रेशन बनेगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी उसका क्या सोल्यूशन है। ओके, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, तो वही ब्रांडिंग भी आपकी तरफ से ही बनेगी कि आप अब मान लो, चलो एक बताते एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक कैंडिडेट आया है, अब वो फर्स्ट टाइम किससे मिलेगा? सिक्योरिटी गार्ड से। ठीक है, अब सिक्योरिटी गार्ड गया, ओ भाई वहां चला, उधर से जाओ, उधर से जाओ इंटरव्यू के लिए। अब वही सिक्योरिटी गार्ड अगर कस्टमर लॉन्च में छोड़ने आए तो कितनी अच्छी बात है ना, उसे भटकना नहीं पड़ेगा कैंडिडेट को। तो ये कौन सिखाएगा सिक्योरिटी गार्ड को? एचआर। तो आपको सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन करने लिखो। और वो जब वो उसको छोड़ने भी आएगा कस्टमर लॉन्च तक, तो वो रजिस्टर में एंट्री करेगा। कोई भी अगर वॉक इन आ रहा है, वॉक इन रजिस्टर होता है, लिखो वॉक इन रजिस्टर। सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन करना है आपने कि वो वहां पे कस्टमर लॉन्च में बिठाएगा और पीएन को बताएगा कि इसको पानी चाय पूछ लो। पानी तो एटलीस्ट पूछो, आती चाय तो नहीं वो हाँ करेगा, पर वो पानी तो पी ही लेगा। ठीक है भाई। तो वो सिक्योरिटी गार्ड पीएन को बताएगा आगे कि भाई इंटरव्यू के लिए आया है, इसको एचआर से मिलवा दो, और ये हमारा कस्टमर लॉन्च है, आप यहाँ वेट कर लो, पीएन को बता दो कि वो कैंडिडेट आया इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और वो उसने उसका नंबर नाम पहले ही लिख लिया है, अकाउंट्स प्रोफाइल, ये नंबर है, ये नेम है। पीएनबी को ऐसे वो मतलब वॉक इन रजिस्टर में नोट होना चाहिए आपके, सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर में। कोई भी आ रहा है जा रहा है तो वो नोट होना चाहिए। ठीक है। अब पीएन आया है, अब कस्टमर लॉन्च में बैठा है आपका कैंडिडेट। तो पीएन ने क्या किया, उससे पानी पूछा आते कि सर पानी, तो वो कहेगा हाँ पानी पिला दो, चाय तो नहीं, चाय अभी नहीं, ऐसे वो मना कर दो। चाय वैसे मोस्टली कोई भी एकदम आते ही चाय नहीं लेगा, पानी ही पिएगा, पर आपका उसका फर्ज है कि पूछ ले भाई, कुछ नहीं जाएगा, पूछने दो। ठीक है। देन वो फिर जब पानी पी लेगा, देन उसको एक फाइल, आपने क्या करना है, एक फाइल बना के, स्प्रिंग फाइल बना के कस्टमर लॉन्च में नीचे टेबल के नीचे रख दो। पीएन एक फॉर्म निकालेगा, इंटरव्यू फॉर्म, लिखो इसका नाम इंटरव्यू फॉर्म। अब आपको अकाउंट्स हेड ने क्या बोला है कि मुझे एक प्रोफाइल चाहिए, वो भी साइड में लिख लो, जो मैं बोल रही लिख लो, कि जिस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 5 इयर्स का, लिखो 5 ईयर एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, उसको जीएसटी टैली और टीडीएस आना चाहिए। सैलरी 35,000 की ब्रैकेट है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अकाउंटेंट हो गया, क्वालिफिकेशन बीकॉम, होगी 5 चीजें। इसको कहते हैं हम स्कैनिंग करना, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, स्क्रीन करना, स्कैन करना। अब ये 5 चीजें आपको एक अकाउंट्स हेड ने बोला है ढूंढने को। अगर ये पांचों चीज एक कैंडिडेट पे मिल गई, तो देन आप उसका इंटरव्यू अकाउंट्स हेड से करवाओगे। अगर ये पांचों चीजें नहीं मिली तो देन आप नहीं कराओगे। उसको आप लिख के रख लोगे कि ये इस प्रोफाइल में काम आएगा, बट आप उसको आगे नहीं। अब ये नहीं कोई भी आ रहा अकाउंट, चल भाई मिलवाओ, चलो कोई मिलवाओ, तो भाई आपके अकाउंटेंट हेड कहेगा भाई ये कौन सी एचआर रख ली जो मुझे इतना वेला समझ रखा है कि कोई भी आ रहा मुझसे मिलवा रही, +2 पास से मिलवा रही, 10th पास से मिलवा रही, ग्रेजुएशन से, मतलब कोई भी बंदे से मिलवाई जा रही, इसको टैली नहीं आती है, टीडीएस नहीं आता है, क्या एचआर हेड रखा है, एचआर मतलब होता सारा क्वेश्चन एचआर हेड के ऊपर आएगा कि भाई तूने क्या नीचे अपने एचआर एग्जेक्टिव बिठा रखे हैं, मेरे को वो कोई भी कैंडिडेट मिलवाई जा रही है, फोन उसी को जाएगा आपके हेड को। तो अगर आप जब भी कोई इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट ढूंढो, जिस जिस भी डिपार्टमेंट का होगा, तो ये 5 चीजें उससे पूछनी है कि सर डेजिग्नेशन क्या रहेगी, सर उसकी सैलरी क्या रहेगी, कितना मैक्सिमम दे सकते हैं मैक्सिमम। आपका तो ट्राई यही रहेगा, 35 मांगा है तो मैं 30 दूं, तो इसके आपके नंबर बनने हैं। ठीक है। अब ये पांचों चीजें आपके इंटरव्यू फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। ऊपर आएगा इंटरव्यू फॉर्म। अब लिखो इंटरव्यू फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखा होना, नेम, कैंडिडेट का नाम चाहिए, छोटा सा एक फॉर्म बनाना, बिल्कुल छोटा सा, कुछ नहीं लिखना। ऊपर आएगा इंटरव्यू फॉर्म, नेम, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल,
प्रोफाइल मतलब कौन सी प्रोफाइल से वो आया, मान लो अब मैं बताती हूँ साथ साथ। प्रोफाइल अकाउंटेंट, एक्सपीरियंस 5 इयर्स, वर्क, वर्क लिख देना। वर्क की जगह कोई अच्छा वर्ड में तो वो डाल देना, वर्क की जगह वो डाल देगा कि मुझे इसमें अकाउंट्स में क्या क्या आता है, मतलब जीएसटी टैली वो लिख, जैसा होता है मान लो मैं एचआर में अगर इंटरव्यू के लिए गई तो मैं लिखूंगी ना, वो लिखा होगा वर्क, तो मैं लिखूँ सैलरी, अटेंडेंस, लीव ट्रैकर, ऑनबोर्डिंग, ऐसे ना शॉर्टकट में हम लिख देते हैं कि चालान, इनरोलमेंट्स, तो अपने मेन मेन हम काम डाल देंगे उसमें। अब सारा तो नहीं लिख पाएंगे, पर शॉर्टकट हमारे हमें पता है कि हमारे मेन इंपॉर्टेंट एचआर में यही काम है, फर्स्ट डे अटेंडेंस, लीव ट्रैकर, सैलरी, ऑनबोर्डिंग, एग्जिट, एचआर कंप्लाइंस, और इनरोलमेंट्स, पीएफ ईएसआई इनरोलमेंट्स एंड चलान्स। हम ऐसे शॉर्टकट में ऐसी वो जो भी आएगा वो अपने वर्क लिख देगा कि मुझे इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। एंड सैलरी, करंट सैलरी लिखवाओ, करंट सैलरी। अब उसकी करंट सैलरी 25,000, एक्सपेक्टेड सैलरी में वो लिख देगा 30,000। प्रोफाइल आपको उसने वही लिख दी सेम, जीएसटी टैली, जीएसटी टैली टीडीएस जो आपको चाहिए था। एक्सपीरियंस उसने लिख दिया 5 इयर्स। और क्या था, क्वालिफिकेशन लिख दी उसने बीकॉम या एमकॉम। नीचे डाल दो सिग्नेचर, एचआर हेड सिग्नेचर, इधर कैंडिडेट सिग्नेचर। अब ये 4 कैंडिडेट आपके वहां पे कस्टमर लॉन्च में बैठे हैं, 4 कैंडिडेट के फॉर्म पीएन ने फिलअप करा दिया, चाय पानी उन्हीं भी पूछ लिया। ये ना आपको ट्रेन करना पीएन को भी चाय पानी के लिए, और उसको बोलना है कि ये मैं फाइल रख के जा रही हूँ, जो भी कैंडिडेट आएगा उसको आते ही फॉर्म फिलअप करवा देना। जैसे ही फिलअप फॉर्म होएगा मेरे पास ये फॉर्म ले आना। ये नहीं कि भी आप बच्चों की तरह जाओगे, आज अभी आ जाओ इंटरव्यू के लिए, आज आपने नहीं, आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। समझ रहे हो, एचआर हो आप लोग, स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, नीचे पीएन आपके पास वो फॉर्म लेके आएगा, और वही पीएन जाके कैंडिडेट को एक एक करके भेजेगा आपके पास। इतना आपने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। आप पीएन, या तो आपका लैंडलाइन फोन होगा तो पीएन को बोल देना कि हाँ इंटरव्यू हो गया मिस्टर मुकेश का, आप मिस्टर श्याम को भेज दो। इसका भी हो गया, आप उसको राम को भेज दो। तो ऐसे मतलब आप फोन पे या तो लैंडलाइन से पीएन के पास पेंट्री का नंबर होगा उसको कॉल करते रहना कि अब नेक्स्ट भेज दो, नेक्स्ट भेज दो। ठीक है। अब आपके पास 5 फॉर्म पीएन दे गया पहली, तो आपको 5 फॉर्म में से दिख गया कि भाई एक है इसमें मिस्टर, नाम क्या दूं, राजेश। मिस्टर राजेश है पांचों में से कैंडिडेट जिसको अकाउंटेंट है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी अभी वो 25 दे रहा है, 30 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमारे से कम ही है। एंड उसको जीएसटी टैली और टीडीएस भी आता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन भी एमको है, एमकॉम है, और हमें बीकॉम चाहिए। तो पांचों चीजें हमें मिल गई, एक कैंडिडेट में मिल गई, पर हमने चारों से मिलना है। अब उतनी देर से बैठे ये नहीं कि उनको वापस भेज दोगे नीचे से, आप चारों से मिलेंगे। ज्यादा टाइम अब राजेश के साथ लगाओगे बिकॉज उसको एक्सपीरियंस है, तो आप फटाफट से, अब वो आपकी मर्जी होगी आपने पहले किससे मिलाना, आपको पता है कि आपको जो आपको लिए चाहिए, पहले तो ट्राई करना जो पहले आया उसी से मिलो, और उसको वेट जो जो पसंद आ, जो मतलब ओके लगता है, शॉर्ट लिस्ट है उसको वेट करवा दिया, और जो 3 है उसको उससे मिल लिया आपने, ठीक है, वो तीनों आगे। एंड देन उनको बोल दिया कि हमें तो एक्चुअली जीएसटी टीडीएस हमें चाहिए थी, वो आपको नहीं आता है, तो इसलिए आपका रिज्यूम मैं होल्ड कर रही हूँ, इन फ्यूचर मुझे कोई अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव चाहिए होगा तो मैं आपको बुलाऊंगी, पर अभी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में उसको टैली आती है पर टीडीएस नहीं आता, तो मैं उसको बता देती हूँ कि आपका रिज्यूम अच्छा है, पर मैं आपको अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए बुलाऊंगी, तो आप उसको उसी इंटरव्यू फॉर्म में सर्कल पाके अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल लिख देना, बेस्ट फॉर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। साथ ही साथ वो रिज्यूम ना शॉर्ट लिस्ट कर लिया करो नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए, और वो रिज्यूम एक्सेल शीट में डाल दो, लिखो एक्सेल शीट में डालने है वो रिज्यूम को। 5 इंटरव्यू लिया तो पांचों इंटरव्यू को सेम, और सोचो आज आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और 7 ईयर तक आप वो रिज्यूम सारे एक्सेल में डाले जा रहे हो, सोचो आपकी रिक्रूटमेंट आने वाले टाइम पे कितनी अच्छी होने वाली है। और हमारा ट्राई यही रहता है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग में है ना, तो हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ही जाते हैं। ऐसा ही होता है, मान लो कोई हॉस्पिटैलिटी में, तो वो हॉस्पिटैलिटी में एचआर एग्जेक्टिव, एचआर असिस्टेंट मैनेजर, एचआर हेड बन रहा होता है, हमारी लाइन वो ही चलती है। तो ट्राई करो नंबर भी सेव करते जाओ उनके, अकाउंट्स वालों के, सेल वालों के, जो भी होंगे ना आपकी लाइन के, मतलब जो हमारे, देखो हमारा ना एक ही चलती लाइन हमेशा, देखो हॉस्पिटल में कोई है तो उसकी हॉस्पिटल के ही वो एचआर हेड जाके बनता है, 5 साल बाद 6 साल बाद, यही होता है, हमारी एक ही लाइन बनती है। कई बार होता है
कि आज हम हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटैलिटी में कर रहे हैं, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं। वो चीज ना मतलब ठीक है, एक लेवल तक ठीक भी है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आपका पैकेज बढ़ रहा है, डाइजेशन बढ़ रहा है, ओके है। पर मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप एक लाइन पकड़ते हो कि हॉस्पिटल, देन हॉस्पिटल अच्छे से बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके लेवल में पहुंचो। अगर आप चल रहे हो हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी क्या है, रेस्टोरेंट, तो उसको पकड़ लो उस लाइन तक, एक बेस्ट होटल में जाके पहुंचो। रेस्टोरेंट से स्टार्ट करो, होटल में जाके पहुंचो 5 स्टार लेवल के साथ। डाइजेशन अच्छा जा रही है, बट लेवल क्या बढ़ रहा है, जो आपकी रेस्टोरेंट है छोटा, वो बढ़ते 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 होटल 5 स्टार होटल के एचआर हेड बनना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो, करते 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 उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, मतलब वो अलग बात है, कोई भी चीज प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट है, पर है तो प्लांट ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चर ही कर रहा है, उसमें बनो। मतलब मैं चाहती हूँ कि एक लाइन पकड़नी, इसलिए इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपने एक लाइन पकड़ी है तो देन क्या होगा, नंबर उसके सेव करते जाओ मोबाइल में। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई जैसे लाइक हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, आपको रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए, तो आप अपने स्टेटस पे लगाओगे वी रिक्वायर्ड अ रेस्टोरेंट मैनेजर एंड ही हैज एक्सपीरियंस, ही मतलब एक्सपीरियंस शुड बी 5 ईयर एक्सपीरियंस, जो भी मेंशन कर देना, तो व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको रिप्लाई आ जाएगा कि मैम क्या नहीं अप्लाई है ना, क्योंकि वो सारे आपकी लाइन के आपके स्टेटस देखते आ रहे हैं। समझ गए क्यों कह रही हूँ एक नंबर सेव करने को। तो जो होते हैं ना हेड लेवल हो गए, एग्जेक्टिव हो गए, कस्टमर केयर हो गया, अकाउंट्स वालों के नंबर सेव करे जाओ आप ही की लाइन के। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर सारे सेव कर लो, कितने हो जाएंगे, 2-3 हजार हो जाएंगे, कर लो। उससे आपकी रिक्रूटमेंट अच्छी हो जाएगी। जस्ट आपको एक स्टेटस में डालना होगा व्हाट्सएप पे, एंड मतलब ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट बना लिया एंड देन उनको एक मैसेज फ्लैश कर दिया कि वी रिक्वायर्ड अकाउंटेंट है ना, ऐसे करके एक्सपीरियंस शुड बी 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन विल बी बीकॉम। तो एक मैसेज डाल दिया, सबको चला जाएगा वो ऐसे। अगर इफ यू हैव एनी रेफरेंस तो देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी, है ना, रेफरेंस भी मांग सकते हो, जरूरी कोई है कि वो अकाउंटेंट ही हो, आप रेफरेंस मांग लो, यू आर मतलब यू हैव अ रेफरेंस प्लीज शेयर, वी रिक्वायर्ड अकाउंटेंट, ऐसे करके कुछ मैसेज बना सकते हो आज के टाइम पे। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट काफी चीजें बता दी, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ऑन बोर्डिंग का जो हमारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती है, ये तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है, फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, तो हर कंपनी का एक फॉर्म होता है 3 to 4 पेज का, जिसमें नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, इमरजेंसी नंबर भी होने चाहिए। इमरजेंसी नंबर की लाइक, क्योंकि मैंने बोला कि एच एज अ मदर फादर होते हैं, तो इम्प्लॉय को अगर कुछ भी प्रॉब्लम, बेहोश हो जाता है या कोई भी कुछ प्रॉब्लम भी आती है, तो हर कोई कॉल आपको ही करेगा कि भाई वहां के मिस्टर राजेश ज्वाइन करे, उसके घर का कोई नंबर दो, वो मतलब ऐसे ऐसे उसके साथ हो गया कुछ, तो आपके पास इमरजेंसी नंबर उसके घर का होना चाहिए। समझ गए। तो वो नंबर, इमरजेंसी नंबर आपके पास उसकी फाइल में और एक एक्सेल शीट में होना चाहिए। वहां पे लिखो मास्टर फाइल बनानी है आपने, एक मास्टर फाइल होगी। कोई भी एम्प्लॉय आपके पास है इस टाइम जो वर्किंग है और जो आने वाले हैं, वो सबकी डिटेल उसमें होनी चाहिए। उसकी एक एक डिटेल लाइक नेम, किस प्रोफाइल पे डेजिग्नेशन, मान लो नेम राजेश है, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है, उसका इमरजेंसी नंबर ये है, 2 नंबर लिखो इमरजेंसी उसी एक्सेल में, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका पैन कार्ड नंबर ये है, उसका आधार कार्ड नंबर ये है, उसका घर का एड्रेस ये है, उसका पर्सनल नंबर ये है, इमरजेंसी नंबर अलग, पर्सनल नंबर अलग, ऑफिशियल नंबर अलग। और आप और क्या डाल सकते हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो प्रमोशन करनी है तो आपको ढूंढना भी आसान रहेगा, और इन फ्यूचर आपको रिक्रूटमेंट करना भी आसान रहेगा, बिकॉज एम्प्लॉय लिस्ट से क्या होगा, आप उसी लाइन में जाएंगे तो ये एम्प्लॉय लिस्ट आपके पास ही रहेगी, क्योंकि हम जो बनाते हैं हम अपने पास रखते हैं वो डाटा। तो वो एम्प्लॉय लिस्ट मास्टर डाटा आपके पास रहेगा, कभी आपको अकाउंटेंट चाहिए तो आप उसी डाटे पे फिल्टर लगा के कॉल कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में सारी डिटेल आएगी, क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आएगा, और वो लास्ट कंपनी में कहाँ कहाँ काम किया वो भी आएगा, साइन होंगे, उसकी डेट होएगी, नीचे एचआर का रोल होएगा, एचआर ने किस प्रोफाइल पे रखा है, किस सैलरी पे रखा है, किसको रिपोर्टिंग रहेगी, एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये कंपनी का ही हमें फॉलो करना होता है। जिस कंपनी में भी जाओगे उसका सबका अपना अपना एक फॉर्म होता है। अगर एचआर हेड जाओगे तो आप चेंज कर सकते हो।
अदरवाइज वहां पे एचआर हेड बैठे होंगे तो वही फॉर्म आपको स्टार्ट करना है। आईडी प्रूफ आप ले सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 फोटो ले सकते हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लास्ट 3 4 कंपनी के जो भी है वो ले सकते हो। सैलरी प्रूफ तो लेना ही लेना है जब आपको सैलरी डिस्कस करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स ले सकते हो सैलरी डालने के लिए, या वैसे तो मोस्टली सैलरी का होता है, सबका अपने अपने अकाउंट होते हैं, वो करवाओ। अदरवाइज नहीं है तो आप उसकी पर्सनल बैंक में भी डाल सकते हो। अब आप स्टार्ट करो। ऊपर ऑन फर्स्ट नंबर पे देखो, हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे मोस्टली, हम ऑलरेडी हम काफी चीजें कर चुके हैं, तो आप जस्ट जो चीज नहीं होगी आप वो लिख लेना। तो इंटरव्यू फर्स्ट हमारा क्या काम होता है, जो कोई कैंडिडेट आता है सेम वही लेवल बताती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, इसको ना हम एक चीज करते हैं, हम इसको स्टेप के साथ लिखते हैं। लिखो वहां पे पहला नंबर सिक्योरिटी गार्ड, आप स्टेप लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कुछ चीजें आपने मिस कर दी होगी। ऊपर लिखो फर्स्ट नंबर में कैंडिडेट आया, सिक्योरिटी गार्ड से मिला, सिक्योरिटी गार्ड ने कैंडिडेट को की एंट्री करी, एंट्री करने के बाद उसको वो कस्टमर लॉन्च तक छोड़ने गया, एंड पीएन को कांटेक्ट किया। पीएन ने उसको फॉर्म निकाल के, आपका इंटरव्यू फॉर्म निकाल के कैंडिडेट को दिया, वो फिलअप कर रहे हैं। फिर वो फॉर्म लेके पीएन एचआर डिपार्टमेंट में आया। अब आपने देख लिया कि आपको उस कैंडिडेट में क्या क्या चीज चाहिए, वो आपको पता होगा, 4 5 फॉर्म जो भी होंगे। अब आपको पता है कि 5 में से एक आपको ओके लगा है, मिस्टर राजेश का, डन। तो आप सबको एक एक करके मिलेंगे, इंटरव्यू लेंगे, और देन उसके बाद चारों में से राजेश कैंडिडेट आपको शॉर्ट लिस्ट लगा, तीनों को आपने भेज दिया, बोल के कैसे बोलना है कि आपका रिज्यूम होल्ड है बिकॉज ऑफ आपको जीएसटी एंड टीडीएस नहीं आता है और ये चीज हमें चाहिए। तो ये है कि इन फ्यूचर हमारे पास अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल होएगी जिसमें टैली हमें चाहिए होता है, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। उनको क्लियर कर दिया सो दैट वो आगे जाके अपनी जॉब ढूंढ ले कोई और, आपके भरोसे नहीं बैठे, और उसको रिजेक्ट वर्ड यूज नहीं करना। डन। अब राजेश को हमने रोक लिया कैंडिडेट को, उसका हमने एचआर हेड से सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड आपसे हो गया, एचआर एग्जेक्टिव से होता है फर्स्ट राउंड, उसने स्क्रीनिंग कर ली, लिखा देखो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड थ्रू स्क्रीनिंग एंड फाइनल इंटरव्यू। एचआर एग्जेक्टिव ने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर लिया और उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए पहले एचआर हेड से मिलवाया, अपने हेड से मिलवाया कि सर ये मुझे इन 4 कैंडिडेट्स में से ये कैंडिडेट का रिज्यूम अच्छा लगा है बिकॉज इसमें सारी चीजें फुलफिल हो जाती है जो जो एक अकाउंट्स हेड ने मांगा है हमसे। सर ने उससे मिला, एंड देन उसके बाद आप ही वो रिज्यूम लेके अकाउंट्स हेड के पास गए कि सर ये सब चीजें जो जो चीज थी आपने मांगी थी वो सारी चीजें उसमें आ गई है। अब इसे स्टेप लिखते जाना जैसे बता रही हूँ मैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अकाउंट्स हेड ने देखा रिज्यूम, हाँ उससे इंटरव्यू हुआ, अकाउंट्स हेड से इंटरव्यू, ये कौन सा राउंड हो गया, फर्स्ट एग्जेक्टिव वाला, सेकंड हो गया एचआर हेड, थर्ड राउंड ही फाइनल राउंड होता है वैसे देखा जाए तो। ज्यादा हुआ तो एमडी सर का फोर्थ राउंड होता है फाइनल, पर एमडी सर मोस्टली इंटरव्यू एचआर हेड के लेते हैं और अकाउंट्स हेड के लेते हैं और डिपार्टमेंट हेड्स के। एग्जेक्टिव लेवल सारे इंटरव्यू हेड डिपार्टमेंट हेड ले लेते हैं, समझ गए। मान लो कोई हमने सेल हेड रखना है तो एमडी सर इंटरव्यू लेंगे लास्ट फाइनल, एचआर हेड रखना है तो एमडी सर लेंगे, अकाउंट्स हेड रखना है तो एमडी सर लेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड है। अब कस्टमर केयर हेड सेल हेड ले लेते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट किसी के अंडर आ जाते हैं, वो आपने देखना आपकी जगह में आपकी कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट किसके अंडर आ रहे हैं, ठीक है। पर अकाउंट्स हेड, एचआर हेड, सेल हेड, सर्विस हेड, जो पैसे वाले डिपार्टमेंट मेन मेन जीएम लेवल होते हैं, वो एमडी सर से मिलवा, तो हमारा फोर्थ लेवल राउंड होएगा। अदरवाइज 3 लेवल राउंड में ही हमारा फाइनल राउंड हो जाता है। तो अकाउंट्स हेड मिले एंड देन उनको सही लगा राजेश, उन्होंने इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे वो सारे उसने ओके किए, एंड देन उसने अकाउंट्स हेड ने बोल दिया कि भाई एचआर को बोला कि इसको आप अपनी फॉर्मेलिटीज कर लो, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, सैलरी प्रोसेस देख लो, कम से कम सैलरी देनी है और जितना वो मांग मांग सके, ओके है ना। एंड देन उसको ऑफर लेटर एंड उसका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूछ लो कब तक वो ज्वाइन कर सके, तो वो कैंडिडेट को आप ले आए, अपना कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया, एंड देन उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड। सो अब हमने डिस्कस करना है सैलरी पार्ट एंड ज्वाइनिंग। तो सैलरी के लिए आपने उससे बोलना है कि आपके पास एनी कोई प्रूफ है सैलरी का, तो देन वो बोले, आप लिखते जाओ सैलरी प्रूफ आपने मांगना उससे। आफ्टर सिलेक्शन के बाद शॉर्ट लिस्ट हो गया,
देन सैलरी प्रूफ आप उससे मांगोगे, आस्क फॉर सैलरी प्रूफ। तो सैलरी प्रूफ आपने उससे मांगा, तो वो बोलता है कि मैम मेरे पास तो सैलरी, या तो देखो अब कोई भी सैलरी प्रूफ होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो आप उसको बोलो आप लिखो उस वहां पे सैलरी प्रूफ। वो कहेगा नहीं है। उससे बोलो आपके पास नेट बैंकिंग खोल के मुझे दिखा सकते हो स्टेटमेंट में सैलरी, स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दो मुझे अपनी नेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का। होता है ना ऐसे। अब जिसकी सैलरी बैंक में आ रही वो तो आराम से उसी टाइम दिखा देगा, जो जेन्युइन है, जो करेक्ट बोल रहा है सैलरी। वो तो कहेगा हाँ हाँ मैम एक मिनट रुको, मोबाइल बैंकिंग खोलेगा, ये देखो मैम मेरी 7 तारीख को रेगुलर सैलरी आती है, हर 7 तारीख को मेरी सैलरी 25,000 आ रखे हैं। अब जो फेक रहा है, 15 ले रहा है और 25 मांग रहा है, एंड मतलब जो भी फेंकते हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैम मेरी तो मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग में चलाता नहीं हूँ, सैलरी प्रूफ मेरे पास है नहीं है। फिर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आता होगा आपको सैलरी का, लिखो टेक्स्ट मैसेज मांग सकते हो, उसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो बोलता है कि नहीं मेरे पास तो टेक्स्ट मैसेज ही नहीं आता है। अब कोई तो, अब देखो वैसे जेन्युइन पर्सन तो वो बता देगा आपको, मोबाइल बैंकिंग खोल के ही दे देगा, ठीक है। ये आपको कहेगा ठीक है सर मैम मैं रिजाइन भेजता हूँ, एक्सेप्ट करवाता हूँ, फिर आपको मैं एचआर से सैलरी स्लिप लेके आपको भेज दूंगा। वो ऐसे करेगा। या आपको मोबाइल बैंकिंग, तो अगर मोबाइल बैंकिंग दिखाता है तो आप उसी टाइम कहना कि अच्छा 25 ले रहे हो, हाँ आपकी जेन्युइन, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे ना व्हाट्सएप कर दो क्योंकि आपकी फाइल में मुझे लगाना होगा ये। डन। तो देन उसके बाद क्या होगा, तो आप उसको बोलोगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या। वो कहे मुझे 30 तो चाहिए जॉब छोड़ने के लिए, मैं 25 मतलब 25 तो मैं ले रहा हूँ, ये नहीं 27 पे नहीं आ सकता, मतलब इतनी कम पे 25 30 मुझे चाहिए, 30 अब मुझे चाहिए, वो ऐसे बोलता है। तो आप उसको क्लोज करो कि नहीं 30, हमें तो 30 के लिए बोला है, हम तो ट्राई यही करेंगे, हमें पता है हमें 30 का 5 का पैकेज है, पर हम ट्राई करें कम से कम। तो आप उसको नहीं नहीं हम 30 दे सकते हैं। तो कहेगा नहीं मैम 5 पे ले कोई, मैं जॉब छोड़ूंगा, मैं 5 ईयर से वहां काम कर रहा हूँ, 5,000 की जॉब। तो आप कहना चलो ठीक है, मैं सर से बात कर, 2 मिनट के लिए बाहर जाना क्या, पर ठीक है फाइनल आपका 32,000, वो ओके कर देगा। फिर उससे बोलो कि आप जॉब कब तक ज्वाइन कर सकते हो। वो कहेगा नहीं मुझे 30 डेज का नोटिस पीरियड देना है। ओके। तो 30 डेज का नोटिस पीरियड के लिए कहना ठीक है, पर ये है कि कंफर्म 100% होना चाहिए कि आपने ज्वाइन करना है। ये ना हो कि हम वहां पे वेट करते रहे और देन आप ज्वाइन ही ना करें, ये चीज नहीं होता। आपने उसको साथ साथ क्लियर किया, एंड देन उसको ऑफर लेटर, अब उस टाइम आपने इसको ऑफर लेटर दे देना है। ये हो गया हमने इसको ऑफर कर दी जॉब, अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे। अपॉइंटमेंट लेटर हम कब देंगे, जब वो ज्वाइन करेगा हमारे पास। तो आप उसको ऑफर लेटर, अब कहीं कहीं कंपनी में पहले, मतलब कहीं कहीं कंपनी में आप अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, पर मैं तो कहती हूँ कि पहले ऑफर लेटर तो कहीं ज्वाइन करते नहीं है, हमारे वो प्रिंट निकालते रहो 4 4 पेज के, लेटर हेड खराब होते हैं, कई बार ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उससे वो खराब करने की बजाय एक ऑफर लेटर का एक ही पेज होता है वो दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। तो उसको आपने ऑफर लेटर दे दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि मैं 1 दिसंबर को ज्वाइन करूंगा, 30 डेज के बाद। अब उसके बीच में क्या होता है, ये ये क्या खुला था। हम्म। अब देखो ऑफर लेटर हमें दे दिया, फॉर्मल ऑफर शेयर एंड एक्सेप्ट बाय कैंडिडेट, रेजिग्नेशन प्रूफ। अब ये हम क्यों मांग रहे हैं, हम उससे बोलेंगे कि ठीक है आप 30 डेज का नोटिस आप दे दो अपनी कंपनी में, बट हमें आप रिजाइन प्रूफ भेजोगे। लिखो रिजाइन प्रूफ, कि आप अपनी कंपनी में रिजाइन डालोगे कल जाके, और उसका एक्सेप्ट किया हुआ आप हमें मेल फॉरवर्ड करोगे मेरी इस मेल आईडी पे। कहेगा ठीक है। अब 2 दिन हो गए, आपको दिख रहा है कि मेल आईडी नहीं, मेल नहीं आई, आप उसको कॉल करोगे कि आपकी मेल नहीं आई जिसका आपने रिजाइन डाला नहीं, मतलब वो कहेगा कि मैं भूल गया, कहना भाई हमें 30 डेज के में आपको ज्वाइन करना है। तो वो याद करवाओगे तो वो फटाफट से मेल डालेगा एंड देन आपको शेयर कर देगा। या वो ये भी बोल सकता है कि मैम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर पूछ लो उससे भी, तो एक्सेप्ट नहीं हो तो आपका प्लान तो कंफर्म है ना, 30 डेज में आ रहे हो, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं। आप इस तरह से मतलब जो भी होगा क्लियर कर लेना। ऐसे ऐसी क्वेरी हमारे पास आती है, वो कहेगा नहीं मैम मैं तो भूल गया रिजाइन डालना। या वो बोल सकता है कि नहीं मैम मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ रिजाइन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो आपको देखना है कैसे उसको रिजाइन लेना है उससे। रिजाइन आ गया आपके पास, अब आपको ये भी डर होगा कि यार 15 दिन बाद मैं उससे बात कर लूं, तो आप उससे बहाने से बात करोगे कि सर हमें ना कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव चाहिए, आपकी लोकेशन में कोई है कंपनी में छोड़ने वाली है। तो वो कहेगा हाँ मेरे पास एक है, तो अब मैं उसका नंबर देता हूँ। तो सर आपका हो गया और आपकी मतलब तैयारी व्यारी होगी, आप आ रहे हैं क्या है ना, फर्स्ट को आ रहे हैं ना, वो कहेगा हाँ हाँ मैं फर्स्ट को आ रहा हूँ।
तो साथ साथ ही आपका एक क्लैरिफिकेशन भी हो जाती है, पूछ भी लेते हो उससे कि भी आप आ रहे हैं, है ना। और साथ साथ एक बहाने से पूछोगे, डायरेक्ट तो नहीं कॉल कर सकते ना। तो ऐसे एक 25 डेज बाद भी दोबारा पूछ लिया कि सर आप आ रहे हैं, आपका हो गया प्लान व्लान सब सही है, कैसा लग रहा है आपको छोड़ते टाइम, वहां पे 5 दिन रह गए आप तो मतलब इस तरह आपने सिर्फ 2 बार बात करनी है 30 डेज के अंदर। एक तो रिक्रूटमेंट के बहाने बात कर लो, एक आपने बोल दिया कि सर होगी प्लानिंग, आपकी तैयारी व्यारी होगी, अब तो 5 दिन रह गए आपके आने के। तो उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये ज्वाइन कर रहा है। ये ना हो कि 30 डेज के बाद फोन करते हो सर आप आए नहीं, तो वो 30 डेज पूरे वेस्ट हो जाएंगे। वो कहेगा नहीं नहीं मैम मैं नहीं आ पा रहा, बिकॉज उन्होंने मेरी सैलरी यहाँ पे 35 कर दी है। तो 2 बार आपने उससे बात करनी है, तो फिर आपकी फिर दोबारा रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका 30 डेज पहले ही निकल गया। ओके, तो कलेक्ट प्रीवियस एम्प्लॉयर रेजिग्नेशन लेटर्स, एक्सेप्ट ईमेल। नेक्स्ट आ गया, अब वो 1 दिसंबर आ गया है और उससे आपने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी जो हमने बताई वो फटाफट से ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कर ली आपने सारी। जो भी उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे, हमने जो बताया था मैंने आपको, आईडी प्रूफ, ये सब, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर, वो सब ले लिया। अपॉइंटमेंट लेटर आपने उसको साथ साथ शेयर कर दिया जब वो ज्वाइन किया। अपॉइंटमेंट लेटर आपने प्रॉपर बनाना है जिसमें कंपनी की सारी पॉलिसी हो, लिख लो ये सारा अपॉइंटमेंट लेटर आपने दे देना है उसको। मेनी फॉर्मेलिटीज अपॉइंटमेंट लेटर। अब लिखो बायोमेट्रिक, साथ साथ ही उसकी बायोमेट्रिक में रजिस्टर में एंट्री कराओ। एक तो बायोमेट्रिक आपकी मशीन होगी, या तो पेरोल मशीन होगी, पेरोल में भी लगाओगे, अटेंडर या डिवाइस होगा वहां भी अटेंडेंस लगाओगे, और रजिस्टर में भी एंट्री करनी है। ठीक है, वो भी कर लिया। कई बार हम ये लोग भूल जाते हैं, छोटी चीज है, बट अगर आपका एक प्रोसेस नहीं बना हुआ ना तो आप भूल जाओगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2-3 बार स्टार्टिंग में कि एम्प्लॉय को ज्वाइन करे 5 दिन हो गए, मैं अटेंडेंस नहीं लगाई। तो ऐसा होता है हमारे साथ, हम नहीं लगाते अटेंडेंस, हमने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, ट्रेनिंग करवा देते हैं, डिपार्टमेंट में छोड़ आते हैं, पर हम बायोमेट्रिक में उसकी पंचिंग कराना ही भूल जाते हैं। तो अगर ये बना होगा तो आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद आपने इंडक्शन पॉलिसी, उसको जब सारा कुछ हो गया, देन उसको बिठा के अपनी कंपनी की पॉलिसी बताओ कि क्या लीव पॉलिसी है, क्या ट्रैवल पॉलिसी है। जब आप कहीं ट्रैवल पे जाओगे ट्रेनिंग वगैरह में तो हमारा ये फूड ट्रैवल पॉलिसी रहती है, टिकट्स वगैरह जो भी आप सब बताओगे। एग्जिट पॉलिसी क्या है, यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या, हमारी कंपनी का कल्चर क्या है कि यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रिक्टनेस है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, फॉर्मल में आना है। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो यहाँ ये सारा रहेगा।